दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल पंचकुला की ईडी की अदालत ने भूपेंद्र हुड्डा जी को एजेएल को जो उन्होंने प्लॉट अलॉट अलॉट किया था उस मामले में उनको बरी कर दिया, रिहा कर दिया। और वो उन्होंने रिहा क्यों कर दिया? क्योंकि इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो केस चला हुआ था उसमें स्टे लगा हुआ था। तो उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भूपेंद्र हुड्डा को भी ये कह दिया था कि कमज़ोर साक्ष्यों के उसमें ये कह दिया था कि कोई साक्ष्य नहीं बनते, और इसलिए इस मामले को रद्द किया जाता है। और उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही अब ईडी की अदालत ने भी भूपेंद्र हुड्डा जी को कर दिया रिहा। तो अब उनको एक ये बहुत बड़ी राहत मिली है। तो इसमें दोस्तों एक सवाल उठता है कि लोग जो ये कहा करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जाएंगे, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर ये अफवाहें थी, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या अब ईडी ने भी और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो उनको बरी किया है, तो क्या वो बरी किया है तो जानबूझ के बरी किया गया है उनको, या उनके पास कमज़ोर साक्ष्य ही कमज़ोर थे, या क्या मामला था? यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर उनके जेल जाने की संभावना जो गिनी जा रही थी, तो उससे वो खुद बचे हैं या उन्हें बचाया गया है? तो इस मामले के दोस्तों आज हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो इस सबसे पहले तो इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो साक्ष्य थे वो ईडी ने कमज़ोर साक्ष्य पेश किए। वो उन्होंने मजबूत साक्ष्य पेश किए ही नहीं। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये है कि मजबूत साक्ष्य तो थे, लेकिन ईडी ने वो पेश नहीं किए। तो क्या इसका ये तात्पर्य नहीं बनता? तो चलिए दोस्तों, अब इससे पहले हम थोड़ा-सा एक बार आपको ये बताना चाहेंगे, इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि ये मामला आखिर था क्या? जिसके ऊपर ये कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी जेल में जाएँगे और जेल में बचने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धकड़ा कर रहे हैं। खैर चलिए जो भी था, तो ये मामला है दोस्तों 1982 का। 1982 में एजेएल कंपनी है, एक्चुअली में वो गांधी परिवार की कंपनी है। इसकी स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए वो गांधी फैमिली की एक तरह से निजी बन चुकी है प्रॉपर्टी, हालांकि प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन वो गांधी फैमिली की है। तो 1982 में भजन लाल जी ने, उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती। तो भजन लाल सरकार ने इसको एजेएल कंपनी को पंचकुला के अंदर 3360 वर्ग मीटर का सेक्टर 6 के अंदर एक प्लॉट अलॉट किया था, ताकि वो अपना अखबार चला सके, वो प्रकाशन का काम शुरू कर सके। और जो उसका अखबार था नेशनल हेराल्ड या और भी एक दो अखबार थे, उनको वो शुरू कर सके, उसके लिए अपनी प्रेस वगैरह या बिल्डिंग वगैरह लगा सके। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने उसमें किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया, कोई अखबार नहीं चलाया। तो 1992 में, यानी 10 साल बाद, सरकार ने उस प्लाट को रद्द कर दिया। हालांकि 1992 में भी भजन लाल जी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। और नरसिम्हा राव जी की और सोनिया गांधी जी की मतलब एक तरह से ऐसे वो हो गई थी, दुश्मनाई कह लीजिए, कुछ भी। हालांकि उन्हें सोनिया गांधी जी की इच्छा से या उन्हीं की इच्छा से नरसिम्हा राव को पद मिला था, लेकिन बाद में जो उन्होंने उनको रिपोर्ट देना वो कर दिया था। नरसिम्हा राव अपने आप को सोनिया गांधी जी से ज़्यादा वो कर चली, वो एक अलग स्टोरी, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन भजन लाल जी ने पर नरसिम्हा राव जी के कहने से उसी प्लाट को रद्द कर दिया। तो इससे सोनिया गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुई थी, क्योंकि उस टाइम उसकी कीमत 1982 में जो कीमत बताई गई थी वो थी 65 करोड़ रुपए की। और भजन लाल जी ने वो सिर्फ 69 लाख में, या राउंड फिगर में 70 लाख लगाइए, 69 लाख रुपए में वो प्लॉट अलॉट कर दिया था एजीएल कंपनी को। और फिर वो 1992 में उन्होंने ही रद्द कर दिया। तो 65 करोड़ का वो तब था, तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं 2005 की। 2005 में दोस्तों कांग्रेस की सरकार, 2004 में 5 में आ गई थी कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर। तो उसी टेंशन, उसमें टसल में सोनिया गांधी जी ने भजन लाल जी को नहीं बनाया मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र हुड्डा जी को बना दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने वही प्लाट दोबारा से री अलॉट कर दिया एजेएल कंपनी को। तो एजेएल कंपनी को अलॉट कर दिया। तो उसके बाद फिर 2014 में आ गई बीजेपी की सरकार। हालांकि शर्तों के अनुसार वहाँ पर बिल्डिंग शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर भी नहीं की, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो 2014 में बीजेपी की सरकार आई हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर भी। तो बीजेपी की सरकार ने 2016 में
इसी के ऊपर विजिलेंस को सौंप दिया ये केस, और उसमें केस दर्ज कर दिया, ईडी की अदालत में वो चला गया। और इसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी भी, एजीएल कंपनी भी, उनको पार्टी बनाया गया और भूपेंद्र हुड्डा जी को भी इसमें पार्टी बनाया, और उसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर, और केस चल पड़ा हाईकोर्ट के अंदर। उसमें ईडी की अदालत में चला था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी चले गए हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने उसके ऊपर लगा दी स्टे। 2021 में स्टे लगा दी। तो वो स्टे चलती रही। तो जब वो यानी एक केस तो ऐसा हो ही गया था भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, आगे उसके अंदर संभावना ये थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी अगर उलझते हैं तो उनकी होती है जेल। तो उसमें अब अगले जो इलेक्शन आए उसमें 21 के बाद अब 2024 में आए। तो 2024 में दोस्तों, जैसे इनेलो के जो महासचिव यानी ये अपने अभय चौटाला जी, इन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जानबूझ के ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना, ऐसे जो उम्मीदवार वो बनाए कि वो जानबूझ के हरा दिया कांग्रेस को, और बीजेपी की सत्ता उसमें सौंप दी ताकि उनको जेल में ना जाना पड़े। अगर दोस्तों अभय चौटाला जी की बात को हम सच माने तो इसमें ऐसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो सटे लगा हुआ था उसके ऊपर। भूपेंद्र हुड्डा ने वो स्टे लगा रखा था कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, और वो स्टे कंटिन्यू चल रहा था, और इलेक्शन हुए थे 2024 में। लेकिन अब दोस्तों 2024 के इलेक्शन तो हो गए, भूपेंद्र हुड्डा जी का सटे भी चलता रहा। लेकिन उसके बाद अब आ गई ये राज्यसभा के चुनाव अभी 2026 के। तो ये 2026 के चुनाव जब आए तो पार्टी को तो पता था बीजेपी को 2026 में चुनाव होने। तो 2025 के अंदर ईडी ने सीबीआई ने उसके ऊपर एक उस सटे को हटवाने के लिए एप्लीकेशन लगा दी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की दोबारा ज़रूरत है। तो दोबारा ज़रूरत है तो 2026 का ये जो राज्यसभा का चुनाव था, इससे पहले 2025 में जुलाई 2025 में शायद अब वो लगा दी एप्लीकेशन, और उसके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस दे दिया। लेकिन अगर ये जो आरोप भूपेंद्र हुड्डा जी ने लगाए थे कि कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा जी जो अभय चौटाला जी ने लगाए थे जो आरोप है कि इन जो 60 भूपेंद्र हुड्डा जी जेल से जाने के बचने के लिए, तो राज्यसभा चुनाव में भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाए, लोगों ने आरोप लगाए। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पास थी 48 सीट, और 31 सीट चाहिए थी उसके एक राज्यसभा के लिए, तो और कांग्रेस के पास थी 37 सीट। तो दोनों का एक एक बनना था, लेकिन बीजेपी को चाहिए था दूसरा, अपना राज्यसभा का दूसरा भी मेंबर चाहिए था। तो जब दूसरा मेंबर चाहिए था, तो इसीलिए सीबीआई ने 2025 में उसमें एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट में। लेकिन जब मेरे हिसाब से, या फिर उनकी एलिगेशन लगाइए, आप इनेलो के एलिगेशन लगाइए कि इसके अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा जी मिलकर वो करेंगे, तो उसमें ये संभावना इसलिए लग रही है दोस्तों कि 2000 इसमें 25 के इसमें 26 में नहीं, 2025 के लास्ट में वो जो था हाई कोर्ट ने था ना, वो हटा दिया, उसके ऊपर से रद्द कर दिया मामला भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, ये कह के कि साक्ष्य कमज़ोर थे, और वो केस को कर दिया रद्द। लेकिन अभी ईडी अदालत ने नहीं किया था, वो हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। लेकिन जब ये राज्यसभा के चुनाव के अंदर वो हुए, और इसके अंदर, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए आप। अब जो राज्यसभा के चुनाव जा चुके हैं, तो कल जो ईडी की अदालत ने भी बरी किया, तो उसके बीच में थोड़ा ये देखिए, तो जो दूसरी राज्यसभा की सीट थी बीजेपी को जो चाहिए थी, उसका एक बार कैलकुलेशन देखिए। बीजेपी के पास थी 48 सीट, 3 उसके विधायक थे, और वो इनेलो के 2 सीट थी, उनको भी अपने गिनने लग रही थी, यानी उसके पास 53 वो विधायकों का समर्थन था। और दूसरी सीट के लिए 31 और 31 62 चाहिए, तो एक सीट के लिए तो उसके पास सफिशिएंट था, जो संजय भाटिया जी बने हैं। अब दूसरी सीट के लिए उसको चाहिए थे 31, तो उसके पास एक्स्ट्रा थे 22 का तात्पर्य ये है कि 2 इनेलो की भी गिन रही थी, और 31 बनने के लिए कितने चाहिए थे? 9 और चाहिए थी, 22 और 9 31। तो राज्यसभा के चुनाव में कितने वोट वो गड़बड़ हुई, कितनी सीटों की गड़बड़ हुई, कितने विधायकों की? 500 की तो हुई क्रॉसिंग, और 4 के हुए कैंसिल वोट, यानी 9 की ज़रूरत थी कांग्रेस की तरफ से। 9 कति पूरा आंकड़ा पूरा कर दिया गया, लेकिन ये तो खेल बिगड़ गया इनेलो के कारण। इनेलो ने अपना समर्थन जो है, वो अपनी जो वोट है वो बीजेपी को नहीं दी। तो मेरे हिसाब से तो ये जो राज्यसभा के चुनाव थे, ये सब के लिए एक दिवाली सी लेके आए। क्यों? क्योंकि इनेलो ने तो अपना वो ठप्पा उतार दिया कि बीजेपी की बी टीम थी, और कांग्रेस का ये था
यानी भूपेंद्र हुड्डा जी का कहिए, जैसे कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको 9 सीटों की ज़रूरत थी, पर 9 सीटों की तो गड़बड़ करी दी। चाहे वो कैसी भी हुई हो, किसने भी करवाई, लेकिन पूरे 9 सीटों की गड़बड़ हुई। तो जो उनका वायदा कहिए या कुछ भी कहिए, साठगांठ जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहिए, तो वो तो पूरा कर ही दिया कांग्रेस ने कहिए या भूपेंद्र हुड्डा ने कहिए। तो उसी, अगर ये बात सच है तो एक तरह से ये डील ही लगाई है और अगर ये डील पूरी हुई तो अब इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का तो कोई कसूर नहीं था, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया जैसे कि लोग आरोप लगा रहे हैं। तो उसी के बेस के ऊपर अब ईडी ने भी उनको वो कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। यानी इसके अंदर जो जेल जाने का वो था वो भी ख़त्म हो गया। अब वो खुद आरोप मुक्त हुए या उनको आरोप मुक्त किया गया या कमज़ोर साक्ष्य दिए गए, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी कि मजबूत साक्ष्य पेश ही नहीं किए गए। तो इससे कहीं न कहीं थोड़ा-सा शक की गुंजाइश तो होती है, लेकिन ये लोगों का कहना है कि ऐसा, खासकर अभय चौटाला जी का कहना है कि उन्होंने उसके साथ सेटिंग की। विपक्ष के लोगों का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा जी की और बीजेपी की साठगांठ है, इसलिए ये सारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन चलिए, अगर ऐसा हो भी रहा है तो कम से कम भूपेंद्र हुड्डा जी का और उसका जो था बीजेपी का, अगर लोगों के अनुसार, तो वो हो गया पूरा। अब थोड़ा-सा बात करते हैं दोस्तों हम भविष्य की। एक केस और है दोस्तों भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, मानेसर लैंड स्कैम का, भूमि घोटाला। उस भूमि घोटाले के अंदर सीबीआई ने वो कर रखी, उसमें चार्जशीट पेश कर रखी है और सीबीआई की कोर्ट में चला विशेष अदालत में, जैसे ये ईडी की विशेष अदालत थी। तो उसके अंदर 34 लोगों के ऊपर चार्जशीट में नाम है 34 लोगों का, जिसमें मेन जो साजिश करता है, कॉन्स्पिरेटर है, वो बनाया गया है चार्जशीट में भूपेंद्र हुड्डा जी को। और वो केस अभी चला हुआ है, उसमें कोर्ट में चला हुआ है। तो 2029 के चुनाव अगर आज वाली ये अफवाहें सच माने, अगर ये भी भविष्य में होती हैं, तो मेरे हिसाब से 2029 का जो चुनाव है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। और जैसे आज पंचकुला का ये सेटलमेंट होके न और ये केस ख़त्म हुआ है, तो जो मानेसर लैंड स्कैम का, अगर इन्हीं अफवाहों पर ध्यान दें तो वो जो केस होगा वो 2029 में ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि इनेलो महासचिव ने आरोप लगाया कि सत्ता उन्होंने जानबूझ के बीजेपी को दी, तो ये अगर ये सच है तो 2029 में भी होगा ये। और 2029 में फिर वो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला, जैसे कि उन्होंने कहा था भाई चौटाला जी ने, अगर सीटिंग गेटिंग का फार्मूला जानबूझ के वो किया गया, ताकि उनमें से 16 तो ऐसे थे जिनको जीतना ही नहीं था। अगर 16 2024 में ऐसे विधायक थे जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक थे और जिन्होंने नहीं जीतना था, तो 2029 तक तो वो कम से कम 20-25 हो जाएंगे। और अगर फिर भी सीटिंग गेटिंग का फार्मूला वो लागू करवाएंगे, तो ऑब्वियसली है कि वो अभय चौटाला जी के जो आरोप हैं, तो उनके ऊपर फिर भी उंगली उठेगी कि उन्होंने जानबूझ कर करवाया। खैर पता नहीं ऐसा है या नहीं है, मैं तो ऐसा मानता ही नहीं, लेकिन आरोप तो आरोप है। वो कहते हैं ना कि जहाँ धुआं वहीं होता है जहाँ आग होती है। लेकिन चलिए दोस्तों, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 2029 के चुनाव को भी कंप्रोमाइज़ होने की पूरी संभावना है। तब वो लैंड स्कैम का, जो मानेसर लैंड स्कैम का यानी भूमि घोटाला है, वो शायद मेरे हिसाब से तब खत्म होगा। और उसके बाद जैसा कि लोग कह रहे हैं, उस हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा जी बच जाएंगे। खैर दोस्तों, आज के लिए ये विश्लेषण ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, पता नहीं अब ये सच है या झूठ है, मैं तो इसके बारे में कुछ कहता नहीं। लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि शायद ऐसा हो। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। हाँ, मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये मेरा विश्लेषण ठीक हो। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स है मैं उनके बेस पे कहता हूँ, और उसमें भी हो सकता है ठीक ना हो। तो आपसे एक तो यही गुजारिश है, अगर ये मेरा विश्लेषण आपको ठीक लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है, हो भी सकता है, तो गलत है तो आप मुझे करेक्ट करें। और इसके साथ ही एक बार आपका फिर से धन्यवाद है। चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह के विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।